हाँ, लेट आज मैं नहीं हुआ। आज नेट वालों की प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने रात को ही वायरिंग चेंज करे थे, उसकी वजह से लेट हो गया। मैं तो 7:15 बजे पहुंच गया था। अभी सभी को नमस्ते नमस्ते। हाँ, गुड मॉर्निंग। चौधरी साहब, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। वही बातें रिपीट करनी थी, इसलिए मैंने ये पीपीटी का यूज किया है, ताकि हमारा समय भी बच जाए। और ये बातें हमारी हो चुकी है पहले सारी। नदियों के अंदर ऊपर जो बांध है उन्हीं को हम दोबारा रिपीट करेंगे, बस बांधों के रूप में। देखिए, अब हम बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी समझौता, जो कब हुआ था? 19 सितंबर 1900। हमें तो सन याद रखना है, कब हुआ था? 1960 को होता है सिंधु नदी समझौता जो है वो, 1960 को। और इस समझौते में हुआ क्या था? अब इस थैंक यू हैप्पी टीचर्स डे के लिए भी आपको भी इसकी पीपीटी मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। इसमें जो मेन मेन बातें हैं वो बस नोट करते जाना, अन्यथा वो सारी बातें आपको पीपीटी के अंदर मिल जाएगी। इस समझौते के अंदर पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, सिंधु नदी समझौता कितने देशों के मध्य हुआ। तो सिंधु नदी समझौता 4 देश। हमने नदी की थी, आपको याद हो तो चीन से आई थी, भारत से पाकिस्तान गई थी पीओके वाले क्षेत्र से होते हुए, और उसके पास ही पड़ता है अफगानिस्तान। तो 4 देशों के मध्य हुआ, पाकिस्तान, भारत, चीन और अफगानिस्तान। सिंधु नदी समझौता कितने देशों में के मध्य हुआ? 4 देशों के मध्य होता है। पाकिस्तान इस पूरे समझौते में कितना, 47% जो बंटवारा है जल का, वो 47% जल का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। भारत करेगा कितना? 39। चीन के पास 8% है, जबकि अफगानिस्तान के पास मात्र 6% जल का ही प्रयोग करेंगे। हाँ भी, सभी को हैप्पी टीचर्स डे, आपको भी। अब सिंधु नदी तंत्र समझौता जो है, ये टोटल 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है, जिसमें से पाकिस्तान लगभग 7 है, भारत लगभग 3.25 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक सतलज नदी समझौता होता है 1959 में, यानी कि सिंधु से ठीक पहले, जो पंजाब और राजस्थान के मध्य हुआ था। अब हमारे लिए काम की बात यह है, आपको पता हो हमने बाकड़ा और नांगल दो बांध पड़े थे, बाकड़ा और नांगल। हाँ भी, धन्यवाद आप सभी को। हाँ नमस्ते। आपके भाई नाम नहीं पढ़े जा रहे आज, तो बहुत स्पीडली निकल गए। तो देखिए, जो ये भाखड़ा नागल बांध हमने जो पढ़े थे, उन्हीं के ऊपर चर्चा हो रही है, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके अंदर देखो दो बांध होंगे। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध जो था, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? केवल भाखड़ा बांध की। भाखड़ा बांध प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। पहली तो ये परियोजना किस किस की है? 4 राज्यों की। भाखड़ा नांगल परियोजना देखो, सतलज नदी पर थे दोनों बांध। सतलज नदी हिमाचल और पंजाब से जाती है, इसके जस्ट पास में पड़ता है हरियाणा, और नीचे राजस्थान भी है। तो इसमें देखो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, और एक हिमाचल। हिमाचल केवल किसके लिए होगा? हिमाचल की हिस्सेदारी केवल विद्युत उत्पादन के, यानी कि जो विद्युत का उत्पादन होगा उसका प्रयोग हिमाचल प्रदेश से करेगा।
नहीं जसवंत नागर जी, मैप के अंदर नदियां हो चुकी है, ये हम मैप में कर चुके हैं। अब भाखड़ा बांध मैप के अंदर हो चुका है, भाखड़ा और नांगल बांध मैप में हो गया, अब उसकी डिटेल कर रहे हैं हम। मैप में हमें पता है कहां पर है ये, अब तो डिटेल वाली बातें हैं इसकी बस। तो भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब देखो इस परियोजना का सर्वप्रथम विचार, अब सबसे बड़ी है, बड़ी काम, बड़े काम, बड़ा डैम है। बड़ा क्या है? सबसे बड़ा डैम है भारत का, सबसे बांध यानी कि डैम, बांध को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डैम ही तो बोलते हैं। सबसे बड़ा डैम बनाने का योजना जो आई वो एक डेन के, डेन जानते हो? डेन किसको बोलते हैं? सबसे बड़ा डैम कौन बनाएगा? एक डेन। डैम बनाया किसने? डेन ने। डेन यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ये डेन, और डेनियो घटो आ गयो। तो बड़े बड़े डैम कौन बनाएगा? डेन बनाएगा। सर लुइस डेन के दिमाग की उपज थी ये, सर लुइस डेन के दिमाग की उपज थी ये। 1908 में सबसे पहले की भाखड़ा बांध यहां पर बनना चाहिए, ये बात 1908 के अंदर सर लुइस डेन ने कही थी, सर लुइस डेन ने कही थी। अभी सभी को गुड मॉर्निंग। तो एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, सर लुइस डेन 1908 के अंदर ये दिमाग में आया था, अभी प्रारंभ नहीं हुआ, प्रारंभ होगा 1948 में आगे। इस परियोजना के निर्देशक बनाए गए हार्वेस। बड़ा काम करेंगे तो बिल्कुल स्लो स्लो करना पड़ेगा। हार्वे स्लोकेम जो कहां के थे? अमेरिका के। हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में इस बांध का निर्माण होगा। अब बड़ा बांध है, कोई बड़ा काम होगा तो बिल्कुल क्या होगा? स्लो। जो एकदम से उठते हैं वो गिरते भी हमेशा एकदम से, जो धीरे धीरे उठते हैं वो हमेशा गिरेंगे तो भी बिल्कुल धीरे धीरे। तो इसलिए ये बड़ा बांध है, बड़ा बांध बिल्कुल क्या होगा? स्लो स्लो बनाया। स्लो केम, हार्वे स्लो केम। अमेरिका के इस परियोजना की शुरुआत कब हुई? मार्च 1948 में। मार्च 1948 में इस परियोजना की शुरुआत होती है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। भाखड़ा नागल बांध परियोजना में दो बांध थे, भाखड़ा और नांगल बांध। पहले हम चर्चा कर लेते हैं भाखड़ा बांध की। ये सॉरी नांगल बांध। नांगल बांध जो है ये 1952 में बनना प्रारंभ हुआ था। इसका निर्माण सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल रोपड़ में किया गया है, यानी कि पंजाब के अंदर। नांगल ये मैंने उस समय भी बताया था, भाखड़ा हिमाचल में है, बिलासपुर हिमाचल में, और नांगल रोपड़ पंजाब के अंदर है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। तो नांगल पंजाब के अंदर इसका निर्माण किया था नांगल बांध का। नांगल जो बांध है इसकी लंबाई जो है वो 305 मीटर, जबकि उसकी ऊंचाई 29 मीटर और क्षमता इसकी 26,000 एकड़ फुट है। ये तो एक छोटा सा बांध था, ये तो क्या था? एक छोटा बांध था। और इस नांगल बांध, यहां से सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई नांगल बांध से। नांगल बांध है, इसी से दो नहरें निकाली गई, बिस्त दोआब नहर। पीछे की क्लास डाल तो रखिए, भी आपको मिल नहीं रही होगी। देखिए नांगल बांध, यहां से सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई, एक पंजाब राज्य के लिए है बिस्त दोआब नहर, एक हरियाणा व राजस्थान के लिए है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? सिद्धमुख नहर। यही को बोलते हैं सिद्धमुख। बाद में राजीव गांधी नहर। और सही नाम क्या था इसका? भाखड़ा नहर। तो ये दो नहरें निकाली गई थी, बिस्त दोआब नहर और एक भाखड़ा नहर। हाँ रवीना, नीतू, सभी को हैप्पी टीचर्स डे भी, आपको भी। अब बात आती है हमारे मुख्य बांध की, भाखड़ा बांध। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। परियोजना आएगी तो यही आती है सबसे ज्यादा। क्यों आती है इसका भी कारण देखो।
इस बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश के कहां पर हुआ था? बिलासपुर। हम ये बात कर चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने पीपीटी का इसीलिए प्रयोग किया है क्योंकि ये बातें सारी नक्शे में हो चुकी है पहले। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो आप बताएंगे जल्दी से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा था। ये दूसरा सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा कौन सा है? रचना मीना सही है। रचना नाम का बांध नहीं है, सबसे लंबा है वो, हीराकुंड सबसे लंबा है। तो सही है विजेंद्र जी, आपका भी सही है। चंद्रकला सही है, सही नहीं है चंद्रकला आपका। गोविंद गलत है। तो इसका सही आंसर था भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। इसीलिए भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा बन गया? भाखड़ा बांध। भाखड़ा नामक स्थान पर 518 मीटर लंबा हुआ है, 226 मीटर ऊंचा है ये, 226। जबकि जो सबसे ऊंचा है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा टिहरी बांध था। टिहरी बांध था, इसकी ऊंचाई थी 260 मीटर। की 226, ये 226 मीटर दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध के जलाशय का नाम आप बताइए। इसको थोड़ा सही कर लेता हूं और हाँ, 226 मीटर या 740 फीट, यानी कि भारत का दूसरा सबसे। लेकिन ध्यान रखना कंक्रीट निर्मित सबसे ऊंचा ये, यहाँ पर एक शब्द हाँ लिखा ही गया ना, ये रहा। यह विश्व का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध है। कंक्रीट से बनने वाला विश्व का सबसे ऊंचा बांध, भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है? भाखड़ा बांध है। कंक्रीट निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध। और इस बांध के जलाशय का नाम है गोविंद सागर जलाशय या गोविंद सागर झील, जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी थी। ये बात हम कर चुके हैं। इसकी क्षमता 1 करोड़ क्यूबिक मीटर है। इसकी क्षमता 1 करोड़ क्यूबिक मीटर है। तो भाखड़ा बांध की लंबाई जो है वो कितनी है? 96 मीटर, 96 किलोमीटर। लंबा नहीं बोला मैंने, ऊंचा बोला। ये इसकी लंबाई तो 96 किलोमीटर है। यानी कि 96 किलोमीटर कैसे होगी? देखो मैंने आपको बोला था, इनका संयुक्त रूप से इनका जलाशय भाखड़ा और नांगल दोनों बांधों का जो जलाशय संयुक्त रूप से कहलाता है गोविंद सागर झील। तो भाखड़ा बांध और नांगल बांध दोनों का जो इकट्ठा करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 96 किलोमीटर हो जाती है। हालांकि वैसे सबसे लंबा बांध आएगा हीराकुंड। इसकी आधारशिला जो रखी गई थी वो 1955 में रखी गई थी।
17 नवंबर 1955 में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इसकी आधारशिला यानी कि इसकी नींव का जो पत्थर रखा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और जब नेहरू इसे बनने के बाद देखने गए तो इन्होंने एक संज्ञा दे दी इसको, भाखड़ा बांध को, चमत्कारी विराट वस्तु। भाखड़ा बांध को कौन सी संज्ञा दी? चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दे दी थी। चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। और जो भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, इन्हें कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये जो भाखड़ा नागल परियोजना है, इस परियोजना में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो है 15.22%। और इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला जो होगा वो कौन सा होगा? हनुमानगढ़। कौन सा जिला होने वाला है यहां से? हनुमानगढ़ जिला। अब आप देख लो, भाखड़ा बांध जो है, ये भाखड़ा नहर जिसे हम सिद्धमुख बोलते हैं, ये दो ही जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ की मुख्य रूप से नोहर बादरा तहसील है जिसको ये जल देती है, हालांकि इसकी शाखाएं साइडों में, लेकिन मुख्य रूप से नोहर और भादरा तहसील है। और फिर उसके अलावा चूरू की तारानगर और रतनगढ़, दो तहसीलें चूरू की भी है। और वर्तमान में भाखड़ा बांध से 1493 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है। दूसरी आती है हमारी रावी व्यास, जो प्रमुख थी सबसे, वो हो चुकी है भाखड़ा। अब केवल जो आती है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हमें पता हो। बांध हम कर चुके हैं, वो बांध कौन सी परियोजना में आते हैं? देखो, आपको याद हो तो हमने दो बांध लिखे थे, पंडोह बांध लिखा था, पोंग बांध लिखा था। याद कीजिए, व्यास नदी पर थे दोनों ही। दोनों बांध कौन सी नदी पर थे? व्यास नदी पर। अभी आप सभी को भी देखो, रावी व्यास का, रावी व्यास एवं सतलुज नदी पर, हालांकि मुख्य रूप से ये पंडोह और पोंग दोनों बांध कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर है। और दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। दोनों ही बांध कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसका मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर हेतु हरिके बिराज बांध जो है, उसमें गर्मियों में पानी की कमी को पूरा करना। हरिके बिराज जो बांध है, गर्मी आती है तो पानी की क्या आती है? कमी आती है। और उस कमी को पूरा करने के लिए ये दो बांध बनाए गए थे। बाद में इनमें विवाद हुआ तो 1986 में राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता हुआ और उस समझौते के तहत एक आयोग का गठन किया गया था, इराड़ी आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इराड़ी आयोग का संबंध कौन सी परियोजना से है? तो रावी व्यास परियोजना से। कौन सी परियोजना से है? रावी व्यास परियोजना से संबंधित है इराड़ी आयोग जो है अपना। इस इराड़ी आयोग ने रावी व्यास सतलुज नदियों के पानी का राजस्थान में हिस्सेदारी कितनी कर दी कि जैसे भी आएगा 86 लाख एकड़ फुट पानी राजस्थान में आएगा, 50 लाख पंजाब में रहेगा और हरियाणा के अंदर 38.30 लाख एकड़ फुट पानी को विभाजित किया गया था। यानी कि रावी व्यास के तहत सबसे ज्यादा पानी किसको मिलेगा? राजस्थान को। जितना राजस्थान को दिया उतना दोनों को, पंजाब और हरियाणा दोनों को मिलाकर, यानी कि आधा पानी किसको दे दिया? राजस्थान को दे दिया। और इस पर दो विद्युत ग्रह बनाए गए, देहर यानी कि ये पंडोह वाला देहर बोलते हैं इसको, और एक पोंग विद्युत ग्रह, जिसमें से विद्युत का उत्पादन होता है। और इसमें विद्युत में राजस्थान का योगदान 20%, देहर में और पोंग में कितना है? 59% योगदान है राजस्थान को मिलेगी विद्युत, वहां से उत्पादित विद्युत। मैंने कहा था ये छोटी छोटी परियोजना हम बांधों के रूप में कर चुके हैं, बांधों के रूप में कर चुके हैं ये परियोजना सारी। इनके नाम लिख चुके हम। प्रहलाद जी, लाइव में तो स्टार्ट से चला रखी है मैंने तो लाइव।
चलिए अब आगे चलते हैं। कोल डैम, कोल डैम हमने याद है आपको सतलज नदी पर लिखा था। सतलज नदी पर निर्मित ये आधुनिक सुविधाओं से सुजीतित है। इसकी खास बात है ये एशिया की पहली भूमिगत रूप से निर्मित की गई परियोजना है कोल डैम परियोजना। अब आजकल कोल कहां पर है? धरातल के ऊपर होती थी पहले भी, लेकिन अब 5G का जमाना आ गया तो 5G आ गया, तो अगर आप कुएं में बैठकर भी फोन करोगे तो वहां पर भी नेटवर्क आएगा, यानी कि अंदर भूमि के अंदर जाओगे तो भी नेटवर्क आएगा 5G के जमाने में। तो कोल डैम क्या है? भूमिगत, एशिया की पहली भूमिगत परियोजना जो है वो कोल डैम है। दूसरी आती है रामपुर परियोजना, ये भी हिमाचल में थी, सतलज नदी पर ही थी, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। इसकी खास बात जो ये पहली ISO 14001 और ISO 18001 से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना है। देखो कोल की तो क्या थी? एशिया की भूमिगत, और राम जो काम करेंगे वो क्या करेंगे? ऑथेंटिक। राम जो काम करेंगे वो क्या करेंगे? ऑथेंटिक करेंगे। इसलिए सबसे पहले ऑथेंटिक हम किसको मानते हैं? जिस पर ISO का लोगो लगा हो, और ये परियोजना ISO को लोगो प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना है। देश की पहली जल विद्युत परियोजना है जो 2014 में पूर्ण भी होगी। फिर आ गया हमारा सबसे प्रसिद्ध, कौन सा? टिहरी परियोजना। टिहरी बांध परियोजना कहां पर थी? उत्तराखंड में। आपको याद हो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर थी। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्ति बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260 या 260.5 मीटर व 856 फीट है। इसका जलाशय यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, इसके जलाशय का नाम मैं और लिख देता हूं। इस बांध के जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। याद कीजिए टिहरी बांध हमने भागीरथी नदी पर किया था। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर हमने टिहरी बांध लिखा था, और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध था। और यह बांध बनाया गया था तो एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा व गौरा देवी, इनका साथ दिया था किसने? गौरा देवी ने। भारत का ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो है वो जिनपिंग बांध है। जिनपिंग बांध, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर फलोंग नदी पर चीन के अंदर है। भारत का तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जिनपिंग। जिनपिंग बांध है। शोर जी, क्लास में अपलोड नहीं करवाता, मैं हाथों हाथ अपलोड करके छोड़ देता हूं, फिर प्रोसेसिंग में चलते हैं 3-4 घंटे। तो मेरी तो आपकी क्लास ऑफ होते ही 9 बजे 5 मिनट तक अपलोड हो जाती है यहां से। इस बांध का निर्माण कब हुआ था? 1978 में प्रारंभ किया गया था। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा आ गया? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। और टिहरी बांध की खास बात है चट्टान आपूर्ति में विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। चट्टान आपूर्ति के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा, इसके जलाशय की बातें यहां पर आ चुकी है। जो बातें हम वहां लिख रहे थे वो यहां पर लिखी हुई है सारी आगे वाले पेज पर। देखिए इसका जलाशय का नाम स्वामी राम तीर्थ सागर सरोवर है। ये भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे भूकंप जोन वाली तो हम ये बात काम की है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना यही है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना। ये दोनों बातें हमने की थी पहले भी, याद कीजिए। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, क्योंकि ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध है तो नीचे आएगा, तब तक इसमें कई
वो टरबाइन लगा देंगे, विद्युत उत्पादन वाली जनरेटर, हम कई जगह जनरेटर लगाकर इसका विद्युत का उत्पादन कर लेंगे। जबकि भारत की पहली जो थी वो थी शिव समुद्रम, भारत की पहली जो जल विद्युत परियोजना थी वो थी शिव समुद्रम। जबकि भारत की सबसे बड़ी जो परियोजना वो है टिहरी बांध परियोजना। और इस बांध प्रसिद्ध पर्यावरण तथा चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा ने इस परियोजना का विरोध में कई बार अनशन भी किए थे। सुंदरलाल बहुगुणा का साथ किसने दिया था? गौरा देवी ने। एक और आ गया बीच में याद मेरे, बीज बचाओ आंदोलन। एक चला था बीज बचाओ आंदोलन। इसके प्रणेता थे विजय जड़धारी। विजय जड़धारी। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। हाँ, पहला शिव समुद्रम है। भारत की पहली जो जल विद्युत परियोजना वो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक में है। कावेरी नदी पर कर्नाटक में से। जसवंत नागर जी आपकी बात है, किशोर जी आप भी सही हैं। तो ये बीज बचाओ, एक हम नर्मदा बचाओ आगे आ जाएगा, वहीं पर देखेंगे। देखिए कोसी नदी, कोसी परियोजना। कोसी नदी पर क्या है, ये भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी थी। कोसी नदी क्या थी? भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी थी। और जब मार्ग बदलेगी तो जहां मार्ग का परिवर्तन होगा वहां पर बाढ़ आएगी, पानी बाहर जाने का प्रयास करेगा और मार्ग बदलते इस कारण बाढ़ आती है। और इस बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? बिहार में। देखो विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस पर फिर एक बांध बनाया गया, मुख्य नहर बने हनुमान नगर बैराज। ये बैराज कहां पर बनाया गया? हनुमान नगर बैराज, हनुमान नगर के अंदर, नेपाल के अंदर बनाया गया। और वहां से फिर इसको काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। फिर आती है राजस्थान वाली अपनी। ये तो हमने बहुत डिटेल से की थी पहले भी। इसको तो हम पहले भी बहुत डिटेल से कर चुके हैं। हाँ विजय जी, भारत का सबसे मजबूत बांध, सारे मजबूत ही होते हैं, फिर भी आ जाएगा। कंक्रीट, सबसे ज्यादा कंक्रीट का प्रयोग सरदार सरोवर में हुआ है। देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। हालांकि इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में, लेकिन परियोजना में उसका उत्तर प्रदेश का कोई योगदान नहीं है। ये केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% है, यानी कि 50-50 परियोजना है दोनों की। 50% राजस्थान की हिस्सेदारी होगी, 50% मध्य प्रदेश की। खर्चा भी और यूज भी, दोनों में 50-50। चंबल योजना का सूत्रपात सर्वप्रथम 1953 में जल विद्युत के लिए कोटा के निकट बांध बनाए जाने के रूप में हुआ था। इसको 3 चरणों में बना किया गया था। बांध हमने लिखे थे, याद हो आपको? चंबल नदी 4 बांध आते हैं। इस प्रकार ये जाती है नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है किसमें? यमुना में। ये कौन सी नदी है? चंबल। और ये बड़ी जो नदी है ये कौन सी है? यमुना।
इस चंबल पर देखो, पहला बांध आता है गांधी सागर बांध। ये हमने लिखे नहीं थे इसलिए आपको लिखवा रहा हूं मैं चारों बांध पहले। गांधी सागर बांध, मंदसौर, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध आता है मंदसौर, मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ जतिन नागर जी एकदम सही आपके। और इसका निर्माण हुआ था 1960 में। फिर राजस्थान में प्रवेश करने के बाद पहला बांध आता है राणा प्रताप सागर बांध। ये बताइए कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, 1970। फिर आता है जवाहर सागर। जवाहर सागर बांध बोराबास कोटा में, बोराबास कोटा में 1959 में। सॉरी, ये 1959 है गांधी सागर, और वो 1960 हो जाएगा। लास्ट वाला और लिख देते हैं एक और, कोटा बैराज। ये सॉरी, जवाहर सागर 1959 है। 1972 कई जगह 71 आ जाता है, कई जगह 72 आ जाता है जवाहर सागर में। और फिर आ जाता है कोटा बैराज। कोटा बैराज 1960 में था और ये 1959 में था। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन तो ये जो 3 बांध है पहले, मात्र 100 किलोमीटर में 3 बांध है। 3 बांध है जहां से किसका उत्पादन होता है? विद्युत का। और ऐसा विश्व में केवल यहीं पर होता है। विश्व में केवल एकमात्र चंबल नदी ऐसी है जहां पर मात्र 100 किलोमीटर में 3 बांध और तीनों से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए, दोबारा चलाता हूं मैं।
अब चेक कीजिए। जी चल गई क्लास क्या? ओके, चलिए तो फिर आगे देखिए, हम चर्चा कर रहे थे चंबल नदी की। चर्चा हो रही थी किसकी? चंबल नदी की। ओके जी, चल गई तो अच्छी। वो कोई एरर आ गया था टेक्निकल। चंबल नदी पर 4 बांध है। अब बहुत बार क्वेश्चन क्या आता है? उद्गम से मुहाने की ओर क्रम। उद्गम से मुहाने की ओर क्रम। तो देखो, उद्गम यहां से होता है जाना पावा की पहाड़ी से, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बिराज। ये क्वेश्चन आता है उद्गम से मुहाने की ओर क्रम। फिर मुहाने से उद्गम की ओर क्रम। मुहाने से उद्गम की ओर होगा तो कोटा बिराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। फिर इनका निर्माण के आधार पर तो सबसे पहले गांधी सागर, कोटा बिराज, राणा प्रताप सागर और सबसे लास्ट में जवाहर सागर। फिर एक क्वेश्चन और आता है, इनमें से भिन्न कौन सा है? इनमें से भिन्न कौन सा है? भिन्न जब भी पूछा जाए तो भिन्न का आंसर क्या रहेगा? कोटा बिराज, क्योंकि ये बिराज और वो तीनों क्या है? बांध है। कौन सा राजस्थान में नहीं है? तो हमें पता है एक ये मध्य प्रदेश में, बाकी तीनों राजस्थान में है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आंसर इनके आ जाएंगे। कोटा बिराज क्यों है? क्योंकि ये बिराज है। बिराज क्या होता है, बांध क्या होता है, ये हमने चर्चा की थी पहले। बिराज से केवल क्या होता है, सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है, जबकि बांध जहां पर भी आएगा वहां पर जल का स्टॉक किया जाएगा और उससे विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। बांध शब्द आते समझ लेना, वहां पर बहुउद्देशीय परियोजना चल जाएगी कि वहां पर विद्युत का उत्पादन हो जाएगा, सिंचाई के लिए नहरें निकाली जा सकती है, पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है, सारे काम बांध के अंदर होंगे। जबकि बिराज आएगा तो वहां पर केवल और केवल सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाएगी। तो यही कहानी यहां पर है। इसलिए कोटा बिराज क्या है? भिन्न है, और वो तीनों बांध है। ये बिराज इसलिए भिन्न है। अब आगे चलेंगे। तो ये पहले इतना ये उतारना चाहो तो उतार लीजिए, लिख लीजिए, अन्यथा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी सभी की। अब चलिए आगे चलते हैं। बात हो रही थी चंबल नदी घाटी परियोजना, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% हिस्सेदारी है। प्रथम चरण में देखिए, गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में 1959 में। दूसरा, कोटा बिराज बांध बनाया गया था। ये कोटा बिराज ही था, बांध नहीं था, कोटा बिराज बनाया गया, ये इसका 1960 तक। कोटा बिराज 1960। इसके अंदर लिफ्ट नहरें में निकाली गई थी। चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत कई नहरें निकाली गई थी, जिसके अंदर जालीपुर, दिगोद, अंता माइनर, पचेत, गणेशगंज
और सारखंड लिफ्ट स्कीम, ये सारी है लगभग सारी की सारी। दो को छोड़ दो अगर आप, जालीपुर और दिगो, दो को छोड़ दो तो बाकी सारी की सारी किसके लिए है? 12 में है। बाकी सारी की सारी कहां जा रही है? 12 में। एक कचारी लिफ्ट आ गई। दूसरा चरण जो था, दूसरा चरण जो था इसमें बनाया गया था राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ 1970, और इसमें जल विद्युत का भी निर्माण किया गया। इस बांध के ऊपर ही कनाडा के सहयोग से, ध्यान रखना किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से राजस्थान का प्रथम व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह भी बनाया गया था, जो कहां पर है? रावत भाटा में। कहां पर है? रावत भाटा। तो राणा प्रताप राजस्थान के सबसे बड़े वीर थे। राणा प्रताप राजस्थान के सबसे बड़े वीर थे। तो सबसे बड़े वीर थे, बड़ा बांध था और बड़ा ही काम हो गया एक और, कि राजस्थान का पहला और देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह यहां पर स्थापित कर दिया गया था। तीसरा चरण जो है इसमें जवाहर सागर बांध बनाया गया 1972 में। इस पर एक जल विद्युत गृह का निर्माण कार्य भी संपन्न किया गया। 4 बांध थे, चारों को हमने अच्छे से डिटेल से कर लिया था। फिर आती है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, यह परियोजना 1960 के अंदर ही प्रारंभ की गई थी। मुख्य बात इसकी यह है कि ये 45-55 की भागीदारी, इसमें राजस्थान की 45 और गुजरात की 55% की भागीदारी रहेगी। ये आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना। इसका निर्माण भी कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में। इसका निर्माण कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में। इस परियोजना में कृषि कार्य के लिए जो, या सिंचाई, कृषि कार्य बोल दीजिए या सिंचाई, उसके लिए दोनों की हिस्सेदारी कितनी है? 50-50 है। राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी सीधा पूछा तो 45-55 है, लेकिन कृषि या सिंचाई के संदर्भ में पूछा तो कितनी? 50-50। और अगर पूछ ले विद्युत के संदर्भ में, विद्युत प्रयोग के संदर्भ में, तो पूरी की पूरी किसके लिए होगी? वो राजस्थान के लिए। गुजरात के लिए बिल्कुल भी विद्युत नहीं होगी इसमें। तो ये 3 बातें हैं। देश का प्रथम तारापुर, अच्छा पीछे वाले में ये आ गया यहां। देश का दूसरा है, तो देश का पहला जो विद्युत गृह है ये परमाणु विद्युत संयंत्र जो है, देश का प्रथम परमाणु संयंत्र, तो वो है तारापुर, महाराष्ट्र। ये लगभग बना था 70-71 के अंदर। 70 में तो ये 69 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। इसने ये अपने वाला 72 में विद्युत गृह बाद में बना था, 1972 में बना था विद्युत गृह। हमारा विद्युत गृह 1972 में बनता है, वो लगभग 69-70 में, 69-70 के अंदर पहला विद्युत परमाणु विद्युत गृह यहां पर बनाया गया था तारापुर के अंदर। यहां पर देखिए वापस, तो देश का पहला विद्युत परमाणु विद्युत गृह तारापुर है, और दूसरा रावत भाटा है राजस्थान वाला, जो राजस्थान का पहला है। हाँ लक्ष्मी सैनी, हैप्पी टीचर्स डे आपको भी। अब देखो माही नदी पर, माही कभी बोर होने देता है क्या? नहीं होने देता। माही किसको बोला जाता है? किस क्रिकेटर को शॉर्ट रूप से माही के नाम से जाना जाता है?
माही कभी बोर नहीं होने देता, तो बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूर बोर नहीं होने देता, खड़ा रहता है। बोरखेड़ा गांव के अंदर बनाया गया है माही बजाज सागर बांध। ये माही इधर लिख दिया, मैं पूरा यहीं पे लिख देता हूं। कौन सा बांध बनाया गया है? माही बजाज सागर बांध, और जिसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध, इसका निर्माण 1983 में हुआ था। यह है राजस्थान का सबसे लंबा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा हो गया? माही बजाज सागर। माही बजाज सागर, जिसकी लंबाई 3109 मीटर है। हाँ, MS धोनी, जिसको किस नाम से जानते हैं? माही के नाम से जाना जाता है। और माही कभी बोर होता है क्या? खड़ा रहता है। तो बोरखेड़ा गांव में, कौन से गांव में? बोरखेड़ा गांव में। पहले चरण में इस नदी पर एक बांध और बना दिया गया था, कडाना बांध। पहले चरण में इस पर दो बांध बनाए गए थे, एक माही बजाज सागर और एक कडाना। अब ध्यान रखना, इस कडाना को कई बार एग्जाम में कनाडा बांध भी लिख दिया गया है। तो कडाना आए या कनाडा बांध आए, वो बात इसी की हो रही है। कडाना आए या कनाडा आ जाए, बात किसकी हो रही है? वो इसी बांध की बात हो रही है, माही नदी वाले। दूसरे चरण के अंदर इस पर एक बांध और बनाया, बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध बनाया, और दो नहरें निकाली गई थी यहां से कागदी पिकअप बांध से। एक तो कागदी पिकअप बांध से निकाली गई भीखाबाई सागवाड़ा नहर। ये मुख्य रूप से भीखाबाई सागवाड़ा नहर मुख्य रूप से किसके लिए? डूंगरपुर के लिए। दूसरी आनंदपुर भूखिया, ये किसके लिए मुख्य रूप से? बांसवाड़ा के लिए। तो दूसरे चरण में कागदी पिकअप बांध बनाया और दो नहरें बनाई गई। और फिर तीसरे चरण में दो विद्युत गृहों का निर्माण, एक माही नदी पर, एक माही बजाज सागर बांध पर और एक कडाना बांध पर। दो, लेकिन विद्युत का पूरा प्रयोग किसके लिए होगा? मैंने अभी पहले लिखा था, सीधी योजना पूछे 45-55, सीधी योजना पूछे माही बजाज सागर योजना का राजस्थान गुजरात का, तो राजस्थान 45 और गुजरात 55। अगर सिंचाई या कृषि से संबंधित पूछे तो दोनों का 50-50, लेकिन विद्युत का बात आए तो राजस्थान 100 और गुजरात 0। पूरी की पूरी विद्युत का प्रयोग कौन करेगा? राजस्थान। दो विद्युत ग्रह बनाए गए जो पूर्णतः राजस्थान के लिए है। और फिर आ जाती है हमारी एक और परियोजना, जुवाई नदी परियोजना। जुवाई बांध, जुवाई बांध इसका कार्य 1956 में, और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये लिखा हुआ है पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसका जलाशय है तो जुवाई बांध ये। लेकिन इस बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये बातें कई बार आ चुकी है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तो जुवाई बांध को राजस्थान में मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। विजेंद्र जी, वीरेंद्र जी, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बस आप लगातार मेहनत करते जाइए। लगातार मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, टुकड़ों में मेहनत करने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत हमेशा कीजिए, शिद्दत से लगातार कीजिए। जिस चीज की तैयारी कर रहे हो बस उसी के सपने भी उसी के आने चाहिए आपको। रात को सोते समय सपने में भी वही चीज दिखनी चाहिए आपको, फिर आप समझ लेना मेहनत कर रहे हो। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखा बांध है। हाँ, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखा बांध है। तो एक बात और बता देता हूं विजेंद्र जी सभी के लिए, जिस दिन आपका मूड से ज्यादा आपकी पढ़ाई जरूरी हो जाए, उस दिन समझ लेना आप कामयाबी की ओर जा रहे हो। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है आज मूड नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा ना हो मूड नहीं है नहीं पढ़ेंगे, मूड नहीं है लेकिन कुछ तो पढ़ेंगे। यानी कि मूड ना हो, सर दर्द कर रहा हो, पेट दर्द कर रहा हो, जिस दिन आपका जो है आपके मूड से ज्यादा आपके माइंड से, मूड या माइंड या जो भी हो, आपके मूड से ज्यादा आपकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी हो जाए, तो उस दिन समझ लेना आप कामयाबी की ओर
जा रहे हो। कामयाबी के पथ पर चलने का पहला ये है कि उस पर आपका जो अन्य काम है वो उसे प्रभावित ना करें। तो जोई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह इस बांध की 923 मीटर लंबा और 34 मीटर ऊंचा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध तो कौन सा था? राणा प्रताप सागर बांध था। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध तो राणा प्रताप सागर बांध ही था। फिर आती है जाखम बांध परियोजना। जाखम बांध परियोजना। जाखम नेताजी जल्दी आने वाली है। सितंबर के अंदर अंदर कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है 15 अक्टूबर से पहले पहले 3-4 बड़ी बड़ी भर्तियों की घोषणा होने वाली है। यानी कि आने वाला एक महीना जो हमारे लिए बम्पर भर्तियां लेकर आने वाला है। जाखम बांध। जाखम बांध परियोजना देखो 1962 में भारत सरकार से मान्यता मिली और 1968 में इसका 14 मई 1968, 68 का उल्टा कितना होता है? 86। 68 का उल्टा यानी कि 8 6 इधर कर दीजिए, 6 8 इधर, 68 का उल्टा 86। 68 में शिलान्यास हुआ तो 86 के अंदर सिंचाई परियोजना में जल प्रवाहित किया गया और इसका कार्य लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन पूरा 98-99 में हुआ था। ये जाखम बांध प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 81 मीटर ऊंचा है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो जाखम बांध कोशिश कीजिए, अगर लाइन टू लाइन लिखोगे तो आप काफी हद तक, और यह लाइन टू लाइन नहीं लिख रहे तो जो जो बातें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो बातें लिख लेना पीडीएफ से आप। पांचना बांध। पांचना बांध करौली के गुड़ला गांव में था। अब करौली जिला नहीं होगा, करौली की जगह क्या आ जाएगा? अब यह आ जाएगा गंगापुर सिटी में। गंगापुर सिटी में के गुड़ला गांव में गंभीर और उसकी 5 सहायक नदी। 5 सहायक कौन सी? देखो, भद्रावती का माची पर रखा आटा भैंस खा गई। भद्रावती का माची पर रखा आटा भैंस खा गई तो उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसने क्या खड़ा कर दिया? बखेड़ा। तो भद्रावती का माची पर रखा आटा भैंस, भद्रावती, माची, एटा, भैंसावट और बखेड़ा से बरखेड़ा, इन 5 नदियों के संगम पर है। और ये मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना 1988-89 में प्रारंभ हुई थी। मुख्यतः ये परियोजना जिसमें कहां पर थी? ये टोडा रायसिंह टोंक की जगह क्या आ जाएगा? अब केकड़ी। टोडा रायसिंह केकड़ी के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर 574 मीटर लंबा व 39.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध बनाया गया है तथा इसे 2 नहरें भी निकाली गई है। इंपोर्टेंट हमारे लिए राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पहले तो जो जिले टोंक, देखो बिसलपुर परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। ये अजमेर संभाग और टोंक को स्पर्श करने वाले सभी जिलों को पेयजल की व्यवस्था करती थी। यानी कि 9 जिलों को। वर्तमान में जिले उल्ट पुलट हो गए हैं, तो देखो कितने जिले आएंगे? ये हो जाती है हमारी कौन सी? बिसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पांचना राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध और जाखम राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है।
विशल प्रूफ परियोजना को नाबार्ड के ग्रामीण आधार ढांचे से विकास कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सुजलम परियोजना देखिए, सुजलम मुख्य रूप से बाड़मेर जिले में इसका काम क्या है, खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का काम किया जाता है। सुजलम परियोजना मुख्य रूप से कौन सी नदी पर है, ये लूणी नदी पर, लूणी नदी पर यह परियोजना कार्यरत है, जिसके अंदर लूणी का जो जल पहले मीठा था बाद में खारा आ गया, उस खारे जल को वापस मीठा करने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है, सुजलम परियोजना, यानी कि खारे पानी को मीठा पानी, खारे पानी को मीठे जल में बदलने की परियोजना है सुजलम परियोजना। फिर केनवा बेत लिंक परियोजना, ये हमने की थी। केनवा बेत लिंक परियोजना अमृत क्रांति के तहत जोड़ेगी। भारत की पहली परियोजना जो थी वो केनवा बेत केनवा बेत लिंक चैनल थी। अमृत क्रांति के नाम से इसको शुरुआत की गई थी नदी जोड़नों को, और ये पहला सफल प्रयास यही था। और बाद में अन्य राज्यों ने भी जल विवाद को निपटाने के लिए इसको बहुत किया था, जिसमें सतलज यमुना लिंक चैनल भी है। सतलज यमुना लिंक चैनल है पंजाब और हरियाणा के बीच में। रिहंद बांध परियोजना, सोन नदी घाटी की प्रसिद्ध रिहंद नदी के ऊपर बांध बनाया गया है। ये रिहंद बांध परियोजना सोन की प्रसिद्ध घाटी में, उसकी हमने पढ़ा था रिहंद बांध, और रिहंद नदी पड़ी थी। रिहंद नदी पर था बांध गोविंद वल्लभ पंत। रिहंद बांध के जलाशय का नाम था गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। तो रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय आ गया। म्यूराक्षी परियोजना, अब इन परियोजनाओं के नाम याद हो जाएं आपको। जो मेन थी वो होगी। म्यूराक्षी परियोजना कहां पर है, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पूर्वी, यानी कि ये पश्चिम बंगाल के अंदर इस पर बांध बनाया गया है। पश्चिमी बांध के ऊपर होगा। वीरभूमि जिले के मैसेंजर नामक स्थान पर है, इसलिए इसको मैसेंजोर बांध के नाम से भी जानते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये परियोजना है। इस पर कनाडा बांध, कनाडा उसको भी बोल देते हैं, ज्यादातर कनाडा वही आता है, या इसको मैसेंजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर है। तिपाई मुख बराक नदी पर, तिपाई मुख मणिपुर के किनारे है, मणिपुर के अंदर आती है। बस इतनी याद रख लेना, तिपाई मुख परियोजना मणिपुर में बराक नदी पर है। बांग्लादेश के साथ विवादित परियोजना रहेगी ये, क्योंकि मणिपुर से मिजोरम, असम से होते हुए मिजोरम असम में बहते हुए नदी बांग्लादेश में जाकर लास्ट में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र के अंदर। लाइन टू लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे हमारी महत्वपूर्ण परियोजना जो इंपॉर्टेंट थी, ये समझ लीजिए लास्ट इंपॉर्टेंट परियोजना यही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान अस्तित्व में आई थी। देखो, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी कि स्वतंत्र भारत की प्रथम 1948 में कहीं दिया होगा, आ जाएगी आगे बात। स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे पहली जो नदी घाटी परियोजना थी वृहद, वो यही थी दामोदर। और इस परियोजना के कारण जो दामोदर नदी जो कभी बंगाल का शोक कहलाती थी, जो दामोदर नदी कभी बंगाल का शोक कहलाती थी, वही कहलाने लगी बंगाल की जीवन रेखा। जो दामोदर बंगाल का शोक कहलाती थी, वही बंगाल की जीवन रेखा कहलाएगी। इस परियोजना बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। परियोजना को अमेरिका की टेनसी घाटी परियोजना, जो विश्व की पहली परियोजना है, उसके ऊपर आधारित परियोजना है। ये टेनसी घाटी परियोजना विश्व की प्रथम परियोजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य दामोदर नदी में आने वाली बाढ़ को रोककर उसका उचित उपयोग करना था। इस परियोजना पर 5 बांध
कितने? 5 बांध, बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर तथा प्रतारू ताविद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया। 5 बांध कौन कौन से? देखिए, कोनार, मेथान, बाल पहाड़ी, कोनार, मेथान, बाल पहाड़ी, और उसके बाद बोकारो, तेनुघाट, दुर्गापुरा बैराज, पंचेल हिल और तिलेया बांध। टोटल 5 नहीं 8 बांध बनाए गए इस पर। और बांध के पास जल विद्युत शक्ति स्थापित करने के कोडरमा और हजारीबाग जिले की अब्रक की खानों को बिजली प्रदान की जाती है। वहां से कोडरमा और हजारीबाग जो जिला है, वहां की जो अब्रक खानों को जो बिजली प्राप्त होती है, वो यहीं पर जो विद्युत ग्रह उन्हीं से प्राप्त होती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की 2-3 बातें जो मेन याद रखने वाली है। देखो, भारत की पहली वृहद स्वतंत्र भारत की पहली जो नदी घाटी परियोजना वो कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो किस पर आधारित है? टेनसी विश्व की पहली थी जो 1933 में अमेरिका के अंदर चलाई गई थी। दूसरी बात, दामोदर नदी जिसे किसके दी जो बंगाल का सो कहलाती थी, वो इस परियोजना के बाद कहलाने लग गई बंगाल की जीवन रेखा। इस पर कई 8 बांध बनाए गए थे टोटल। दामोदर नदी, ये हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था, लेकिन इस बांध के कारण ये उड़ीसा का शोक नहीं कराती। इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया। तो हीराकुंड बांध पर संभल कर चलना है। कैसे चलना है? संभल कर। क्यों चलना है? क्योंकि विश्व का सबसे लंबा बांध है। अब लंबा बांध है तो संभल कर चलना होगा या नहीं? तो अगर हीरो बनना है तो हमें संभल कर चलना होगा। हीरो तभी बनेंगे जब हमारा सिलेक्शन होगा। तो हीरो बनना है तो हमें संभल कर चलना होगा। किशोर जी, लाइन टू लाइन लिखो तो आपकी इच्छा है, दी बेस्ट रहेगा। लाइन टू लाइन तो और भी अच्छी बात है। इसकी कुल ऊंचाई 61 मीटर है, लेकिन ऊंचाई से ज्यादा इसकी लंबाई, काम की इसकी लंबाई है 4800 मीटर, और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसके अतिरिक्त महानदी पर टिक्करपाड़ा व नाराज बांध भी बनाए गए हैं। नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। देखो, नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए थे। नर्मदा नदी घाटी परियोजना गुजरात राज्य की भाग्य रेखा कहा जाता है इसको, नर्मदा नदी को। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब नर्मदा नदी जाती तो कहां पर है? गुजरात और मध्य प्रदेश से। राजस्थान और महाराष्ट्र ने इससे इसके अंदर घुस गए बीच में थी, तो किसकी? मध्य प्रदेश और गुजरात के, लेकिन राजस्थान महाराष्ट्र ऐसे घुस गए। अब विद्युत का उत्पादन जो होगा उसमें राजस्थान बहुत दूर रह गया, इसलिए राजस्थान को नहीं घुसने दिया। किसको? महाराष्ट्र आ गया बीच में। तो गुजरात को 16, महाराष्ट्र 27 और ज्यादातर किसकी? मध्य प्रदेश की 57% है। इस परियोजनाओं से राजस्थान को भी सिंचाई की सुविधा दी जाएगी नर्मदा नहर बनाकर, वो हम आगे चर्चा ही जाएगी। मेघा पाटेकर व मेधा पाटेकर ने यहां पर चलाया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। जैसे हमने कहा था पहले, चिपको आंदोलन पढ़ लिया था, बीज बचाओ आंदोलन हमने कर लिया था, तो वैसे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था मेधा पाटेकर और मेघा पाटेकर में। इस परियोजना में देखो कौन कौन से, सरदार सरोवर परियोजना, जिसमें सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया था। सरदार सरोवर बांध जिसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। सरदार सरोवर बांध जो है उसे गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देखो, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के नौगांव, भड़ोच जिले में, गुजरात के भड़ोच जिले में नौगांव के निकट 138.7 मीटर ऊंचा बांध है। ये भारत का
तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध का शिलान्यास किया था 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसका लोकार्पण जो किया था नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर 17 सितंबर 2017 को। इस बांध से हमारे लिए, राजस्थान के लिए क्या फायदा? इससे 458 किलोमीटर लंबी एक नर्मदा नहर निकाली गई थी। नर्मदा नहर निकाली गई थी जिसकी राजस्थान में लंबाई जो है वो है 74 मीटर। राजस्थान में कितनी किलोमीटर लंबी है? ये 74 किलोमीटर। और ये राजस्थान के बाड़मेर नहीं, कौन कौन से जिलों को वर्तमान में? सांचौर, कुछ जालोर का हिस्सा, और मुख्य रूप से सांचौर और बालोतरा। सांचौर और बालोतरा मुख्य, जालोर से बस थोड़ी सी गुजरेगी। सांचौर और बालोतरा को मुख्य रूप से इससे फायदा मिलने वाला है। और इसकी खास बात है, इस नर्मदा नहर का पूरा जल राजस्थान बूंद बूंद सिंचाई पत्ती या फुहारा पत्ती द्वारा उपयोग में लेगा। और ये बूंद बूंद और सिंचाई और फुहारा पत्ती किसकी देन है? इजराइल की। बूंद बूंद सिंचाई व फुहारा पत्ती इजराइल की देन है। फिर इसी पर बनाया गया है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध हमने लिखे थे, इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ये आगे हमने लिख लिए थे। इंदिरा सागर बांध, महेश्वर, ओंकारेश्वर, ये सारे बांध हम कर चुके थे पहले भी, तो केवल नाम याद रखने थे। महाराष्ट्र की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? कोयना। महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? कोयना। कोयना की कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। इस पर कोयना बांध बनाया गया और इसका जो जलाशय है उस जलाशय का नाम है शिवाजी सागर। अब महाराष्ट्र में बात होगी तो किसकी बात होगी? हमेशा शिवाजी की ही बात होगी। तो महाराष्ट्र में शिवाजी सागर जलाशय इसके ऊपर बनाया गया है। फिर आता है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध भी हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश के गुंटूर व तेलंगाना के नलगोंडा नामक जिलों की सीमा पर, आंध्र प्रदेश का गुंटूर, तेलंगाना का नलगोंडा जिलों की सीमा पर कृष्णा नदी पर, मैंने कहा था दोनों राज्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों राज्यों की सीमा पर आता है। यह भारत का दूसरा सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। तो सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा भाखड़ा बांध था। कौन सा था? भाखड़ा बांध सबसे बड़ा बांध था भराव क्षमता में। तो दूसरा सबसे बड़ा भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध। जब इसका निर्माण किया गया तो प्रसिद्ध बौद्ध स्थान नागार्जुन कोंडा पानी में डूब गया था। फिर आती है शिव समुद्रम परियोजना जो कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक के अंदर कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कहलाने वाली कावेरी नदी पर निर्मित है। ये हम पढ़ चुके हैं, सीधा सीधा नाम याद रखना था। शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम में अभी थोड़ी देर पहले बताया था भारत की पहली वृहद जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम। अभी बताया था मैंने आपको, भारत की देश की पहली वृहद जल विद्युत परियोजना। तो सबसे बड़ी कौन सी थी? सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले, सबसे बड़ी ये होगी भारत की देश की पहली वृहद जल विद्युत परियोजना है ये वृहद। लेकिन सबसे पुरानी आती है 1897 में सिद्रपोंग दार्जिलिंग की। तो सबसे बड़ी थी टिहरी। सबसे बड़ी कौन सी है? टिहरी बांध परियोजना भी लिख कर गए हम। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जो गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात बनाया गया है। वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कल ही पूछा था मैंने आपसे, यहां भी क्लास में भी किसी को याद है तो बता सकते हो। जसना टिहरी से था आपका।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 455 मीटर थी और दक्षिण भारत के कर्नाटक केरल राज्य जो है वहां पर स्थित था। चलिए लिख देता हूं, लाइव में भी किसी को नहीं याद। हाँ सतपाल भील सही आपका। चलिए कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है जिसकी ऊंचाई 455, जो गरसोपा की ऊंचाई 225 मीटर है जलप्रपात की ऊंचाई। इडुक्की परियोजना व पेरियार परियोजना ये कहां पर आ जाएगी, केरल के अंदर आ जाएगी। इडुक्की परियोजना को केरल की इडुक्की परियोजना जो इसे केरल की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट जो परियोजना है हमारी लोहरी जल विद्युत परियोजना, वैसे सतलज नदी पर आ गई थी, हम कर चुके हैं इसको लोहरी जल विद्युत परियोजना। इसकी खास बात है ये बोट पर आधारित है, यानी कि प्राइवेट बनाओ, स्वामित्व रखो, संचालन करो और स्थानांतरित रख रखाव करो और बाद में जब पैसा पूरा हो जाए तो सरकार को सौंप दो। अब देखिए, अब सीधी सीधी परियोजनाएं हैं, अब मैं आपको नहीं कराने वाला। परियोजना जो है थी ये नदियों के नाम पर, ये सारणी मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, तो इस सारणी की एक रीडिंग लगा लेना आप सभी। ये सारणी जो है ये सारी पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी, इसकी रीडिंग आप लगा लेना। तो ये सारणी आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी, सारणी सारी सारी जूम करके डाल दूंगा मैं। आज के लिए इतना ही।